बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट्स विद डॉक्टर मदीहा तारिक। हेल्थ सीक्रेट में आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर यूसुफ शाहिद। वो सीनियर डेंटल सर्जन हैं और पिछले कोई 30 साल से उनकी प्रैक्टिस है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कुछ दांतों के मसाइल और उनके हल वो डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन उनसे ही लेते हैं कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं इस वक्त और उन्होंने कौन कौन सी सर्विसेज कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड की हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। कैसे हम ठीक ठाक हैं? फाइन, थैंक यू। और रोज़े कैसे जा रहे हैं? बस अल्लाह का बहुत शुक्रिया। चलिए सर, आप बताइए कि कहाँ कहाँ पे आपकी प्रैक्टिसेस हैं। माशाल्लाह से आपका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अब सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भी मैंने 5 साल 10 साल ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ पे किया। लेकिन आप ये बताइए कि इस टाइम पे आप कहाँ पे रिसेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी आपसे कंसल्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर ले आपको। और आपकी जॉनसन आप स्पेशलाइजेशन आपने कहाँ से की है, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है, तो काइंडली आप खुद बताइएगा। मैंने ग्रेजुएशन डी मॉडर्न कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर से की। और उसके बाद डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लाहौर में मैं तकरीबन 20 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस लाहौर में ही रहा। फिर कुछ परिफ्री में मैंने मुस्तफाबाद और मांगा मंडी लाहौर में करता रहा हूँ। क्लिनिक मेरा आजकल वापडा टाउन है और वहीं मैं पिछले कोई 18 साल से मैं कर रहा हूँ। ओके, गुड, माशाल्लाह। बाकी मेरी स्पेशलाइजेशन इन ऑर्थोडोंटिक्स, जो दांत सीधे करने का प्रोसेस होता है। ओके, जो टेढ़े दांत सीधे करना होता है। ओके, गुड। तो उसके लिए जो आजकल बहुत कॉमन, आजकल टीवी में भी आप देख रही होंगी, इनविजिलाइन। हाँ, ऐसी एग्जैक्टली। तो ये कोई 99 में हमने इस पोस्ट ग्रेजुएशन का काम किया था। ओके। पाकिस्तान में आते आते से टाइम लग गया, ज़्यादातर पहले यूरोप और अमेरिका में इसका था। लेकिन आई एम माई स्पेशलाइजेशन इन दिस। ओके, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो टेढ़े दांत ठीक करना होता है, तो अभी तो मैं एड्स वगैरह भी देखती रहती हूँ, तो वो कोई उन्होंने एक कोई पता नहीं किस तरह का एक गैजेट टाइप कुछ बनाया हुआ, उससे कर देते हैं। वायर्स वगैरह भी लगती थी। तो आपके इन दोनों के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा सूटेबल है और कौन सा अच्छा है? असल में ये होता है कि जो ये इनविजिलाइन या जिसके जो इनविजिबल टाइप ऑफ हमने देखा है, ये ज़रा मॉडर्न फॉर्म है। ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है और इट्स वेरी गुड, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी जो कबाहतें थी विद वायर्स ऑर्थोडोंटिक जो फिक्स लगाते थे, उसमें वो अक्सर वो वेस्टर चुभती थी, बार बार उसको बच्चे सही एहतियात से लगाते नहीं थे, उतर भी जाती थी और हेजिटेट भी होते थे, वो मुंह नहीं खोलते थे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था उनका। उसके अलावा मेरे ख्याल से ये भी कि आप जो खाना वगैरह खाते हैं वो फंस जाता होगा वायर्स के अंदर, तो उस तरह से भी उसका नुकसान हो सकता है। ये सारे उसके जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन में थे, यानी या उसके कह लें कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ में से थे। और इसकी जो दूसरी साइड है, इनविजिलाइन वगैरह जो आजकल आए हैं, दे आर वेरी इजी टू यूज़ वेयर। आल्दो कुछ डेंटिस्ट से समझते हैं कि जहाँ दांतों को उतारा जाए, वैसे दांत सीधे करने के लिए बाप ज़कात हमें कुछ एक्सट्रैक्शंस करनी पड़ती हैं, उनमें हमें दांतों को बॉडीली मूव करना पड़ता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि बॉडीली मूव करने के लिए तारों वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। आल्दो ये इट्स नॉट द जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस। कई डेंटिस्ट कहते हैं नहीं, वो दूसरा भी बहुत अच्छा है। ये तो लाइक आप देखें कि सर्वेस लिए जाते हैं, लोगों से ये चीज़ मिल जाती है कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। लेकिन एक जो डॉक्टर होता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि कौन सा वाला प्रोसीजर सही है कौन सा नहीं है। लेकिन लोगों के लिए कौन सा सही है और वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो कौन सा वाला बेस्ट है? वैसे ये होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो प्रोसीजर है वो कौन सा डॉक्टर कर रहा है या सर्जन कर रहा है, इस पे बड़ा डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। इसी तरह ऑर्थोडोंटिक हमारे यहाँ, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन कि एक मशरूम स्प्रेड हो जाता है। अगर जब हमने ऑर्थोडोंटिक फिक्स शुरू किए तो जिन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं की थी उन्होंने भी शुरू कर दी। और बल्कि इससे हटके ज़ाहिर है डेंटल टेक्नीशियंस ने काम शुरू कर दिया। इम्प्लांट्स के साथ भी यही हुआ और अब इनविजिलाइन के साथ भी यही हो रहा है। अब इनविजिलाइन का बहुत बड़ा इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है लेबॉर्ट्रीज का, क्योंकि वहाँ ये कंप्यूटराइज स्टडी है। ठीक है। तो वहाँ अब एक आदमी ने तो वहाँ उस पर कोर्स किया है, उसने अपनी डिग्री ली है, वो वहाँ काम कर रहा है, और एक ने उसके साथ 5 माह काम किया और अपना काम शुरू कर दिया। तो इसलिए इसके जो रिजल्ट्स डिफरेंट इसलिए आते हैं कि अगर आपका काम करने वाले डॉक्टर अच्छे हैं, उनके पीछे लेबॉर्ट्री अच्छी है, टीम वर्क अच्छा है, तो रिजल्ट्स आर गुड। इन दैट सेंस आई थिंक द फ्यूचर इज इनविजिलाइन। ओके, लेटेस्ट बेसिकली आप लेटेस्ट को प्रमोट करते हैं। बहुत इजी टू यूज़,
आप उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इनको आसान इतना है कि फॉर द पेशेंट आप इसे उतार के खा सकते हैं, फिर दोबारा लगा लें। तो इसका इफेक्ट नहीं होगा? क्योंकि अब देखिए, अगर हम, क्योंकि मेरा जो कांटेक्ट है, ये रिलेशन आप कह लें कि वो है ऑर्थोटिक से, मतलब ऑर्थो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसमें अगर हम कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहे हैं या कोई हम इम्प्लांट लगा रहे हैं, कुछ भी हम ऑर्थोसिस प्रोथोसिस कुछ भी लगा रहे हैं ना, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम तक ना आपने उसको नहीं हटाना, नहीं उतारना। अगर आप उतारेंगे तो उसका इफेक्ट अच्छा नहीं आता, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं आता, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देना होता है। तो ये इसके लिए वैसे है कि नहीं है कि आप लाइक आपने ठीक है वो लगा लिया हुआ है, तो आप उसको उतार के खाना खा रहे हैं, आप दोबारा से लगा रहे हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा दांतों के ऊपर, उसके रिजल्ट्स के ऊपर? हाँ जी, वो इसको पहले से कंसीडर कर लिया जाता है। जब इसको ये इट वाज मैन्युफैक्चर्ड, इसकी जब फिलॉसफी सारी देखी जा रही थी, तो ये कंसीडर किया गया था कि अगर इतने अरसे के लिए निकाला जाए तो अगर किसी दांतों पे वापस नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा क्या होगा। लेकिन वो इसको जब डिज़ाइन किया जाता है तो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो जो इफेक्ट्स हैं वो इस पे कम से कम आए। ओके। तो एंड रिजल्ट इज़ गुड। लाइक आप कर सकते हैं, उतार के खाना खा सकते हैं, दोबारा से लगा लें। आसानी से, ठीक है। तो उसके साथ बेसिकली ये इसलिए भी वो कंपलसरी होगा क्योंकि ब्रशिंग का भी तो मसला आता है ना, कि अगर लगे होंगे तो ब्रश कैसे करेंगे आप? जो फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स हैं जिनके साथ आपने देखा है वो जो ब्रैकेट्स और ब्रेसेस का है, हाँ उनके साथ तो आपको स्पेशलाइज ब्रश, स्पेशलाइज आपको एजुकेशन देनी पड़ती है पेशेंट को कि आपने इस तरह का ब्रश यूज़ करना है और इसे यूँ अपना खाना फंसा हुआ निकालना है, ये चीज़ें नहीं खानी। For many, at times it spreads to months and even years. तो उसमें हमें पेशेंट्स को फिर बाकायदा एजुकेट करना पड़ता है। ये डिफ़िकल्टी सारी जो है ना वो इसमें ख़त्म हो गई है। ठीक, इसको उतारें, ब्रश करें आराम से, उसके बाद दोबारा से आप उसको खाना खा के ब्रश करके उसके बाद दोबारा लगा लें। नहीं करूँगा क्योंकि वो ये ना समझेंगे इट्स स्पेशलाइज्ड मैं कोई। मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर तो इस तरह से है ना कि खुद अपनी मर्जी से उतार लें, लगा लें, तो इसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है उनको लगाने का? वो या ऐसे ये कहीं भी फिर तो ऐसे करेंगे ना कि मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे, लोग ले लेंगे, खुद लगाना शुरू कर देंगे? नहीं, इसके पीछे देखें ना, जो शुरू की प्लानिंग है कि ट्रीटमेंट प्लान होना क्या है, वो तो एक डेंटिस्ट ने ही डिज़ाइन करना है। ठीक है। बाद में इसमें होता यह है कि आप मॉडल शुरू के लेके आप उसकी रिकग्नाइज कर लेते हैं कि मेल अलाइनमेंट टाइप क्या है, फिर आप देखते हैं इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। ये तो हम दूसरे केस में भी करते हैं। ठीक है। एवरी गुड डेंटिस्ट जो है उसको ये करना चाहिए। उसके बाद इसमें ये होता है कि आप वर्चुअल उसका जो है ना एक 3D आप उसका एक सॉफ्टवेयर आपके पास होता है, आप उसमें देखते हैं कि मैंने ये जो ट्रीटमेंट करना है इसका मेरा एंड रिज़ल्ट ये है, हाउ टू अचीव एट दिस एंड रिज़ल्ट। और उसके लिए क्या किया जाता है कि उसमें ये देखा जाता है कि दांत आपस में इस तरह से कोलाइड ना करें, जैसे आपने कहा कि अगर उसने वो उतार के खाना खाना है तो उसको रोके, या उसके प्रेशर्स जो हैं वो नेगेटिव साइड पे चले जाएं फोर्सेस, और वो जिग जैग कहते हैं ना होना शुरू हो जाए। तो हाँ, तो उसको स्पेशली उस वक्त कंसीडर किया जाता है जब दांतों की ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। तब पहली स्टेज से लेके फाइनल स्टेजेस तक इसको हम डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। आप पहले स्टेप में फ़र्ज़ आप जब अप्लायंस लगाते हैं, उसका काम है कि आपके दांतों को 0.25 mm मूव कर दें। अब उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा और आफ्टर 15 days यू विल थ्रो दैट अवे एंड यू विल वेयर द नेक्स्ट वन। अब उसको इस तरह डिज़ाइन किया होगा कि वो सेकंड स्टेप के एंड तक आपके दांतों को मूव करेगा। तो इसके साथ आपका एक चेक एंड बैलेंस भी डॉक्टर देखता जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है। मतलब अपनी मर्जी से मार्केट से लेके अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम नहीं चेंज कर सकते। 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, ऐसे वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे बेसिकली, सर्जन। और वो डिजाइन करके जब आपको देंगे उसके बाद आप बेशक उतार के उसको चढ़ा लें या जैसे भी कर लें। अभी तक तो यही है, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए तो छोटे छोटे रोबोट डेंटिस्ट हों वो नहीं, रोबोट डेंटिस्ट नहीं, बेसिकली वो जब आपने मुझे बताया ना कि भी आप उतार के खाना खा सकते हैं फिर दोबारा लगा सकते हैं, तो फिर मुझे ये था कि अगर ये इतना ही इजी है इसको कैरी करना, तो फिर ऐसे ही होगा कि मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे, जाएं मार्केट से अपना लें और उसके बाद लगा लें उसको, आराम से खाने के टाइम पे उतार दें, तो इस तरह से इसको कैरी रखें। अच्छा, इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? टाइम पीरियड यूजुअली इसका इट स्टार्ट फ्रॉम 6 months to 1.5 years। 6 months to 1, लाइक वायरिंग का भी ऑलमोस्ट, हाँ, वह तकरीबन सेम है। और उसको ये है कि बस उसका साथ एक पेशेंट डॉक्टर जो है कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करते रहें जहाँ से ये भी पॉसिबल है। बाज़ का एक स्टेप जो है वो पेशेंट ने किसी वजह से, आपने कहा है कि उसने, हम ये समझते हैं कि वो फुल लगा रहा है, उसने नहीं लगाया, देन आफ्टर 15 days व्हेन ही कम्स टू डेंटिस्ट तो नेक्स्ट बैठता ही नहीं है,
फिर उस वहाँ आके डेंटिस्ट इंटरफेयर करता है कि आपने ये कोई गलती की है। एग्जैक्टली तब उस प्रोसीजर्स को रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है ना, जब आपने परमिशन दे दी उसको उतारने की, तो स्पेशली जो आप कह लें कि जो एक समझदार लोग हैं वो तो चलो ठीक है, जो नौजवान लगा लेंगे, लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को दिया जा रहा है तो वो तो मैक्सिमम ट्राई करेगा उतार के मैं इसको रख दूं, तो इसके फिर साइड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक उसके रिजल्ट में लाइक डिले हो जाएगा या कुछ भी। दूसरा ये होता है कि आमतौर पे आजकल जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है वो 14 साल या 13 साल प्लस में हो रहा है। अच्छा। जो मिक्स्ड डेंटिशन केसेस में ये अप्लायंसेस नहीं लगते, नहीं लग सकते। हाँ, तो यूजुअली एट 14 और 15 यूजुअली सर ऐसे नहीं होता है कि आप लाइक बाकी डिजीजेस को अगर हम देखते हैं तो जितना जल्दी ग्रैब कर लिया जाए उतना अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं? नहीं, वो फिक्स अप्लायंसेस नहीं, उस स्टेज में हम फंक्शनल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। फंक्शनल अप्लायंसेस होते हैं जो दांतों की मूवमेंट के साथ साथ बाज़ का स्केलेटल मूवमेंट्स को भी गाइड करते हैं। ठीक है। तो आप कह लें कि 9 ईयर्स टू 12 ईयर्स, क्योंकि दांत जो दूध के बच्चे के होते हैं लेट वो गिर रहे होते हैं, परमानेंट फाइनल आते हैं, आ रहे होते हैं, तो इस एज में आप फंक्शनल अप्लायंसेस होते हैं जो कि बेसिकली गाइडेंस देते हैं दांतों को और आपके स्केलेटन को कि वो उसने किस तरफ जाना है। हाँ, exactly. तो हाँ, उसमें ये वाले अप्लायंसेस नहीं लगते। अगर ज़रूरत हो इंटरफेयर करने की तो फिर वो फंक्शनल अप्लायंसेस लाइक बायोनेटर, फ्रैंकल अप्लायंस, एक्टिवेटर्स, वो अलग चीज़ है। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए सर, इसके अलावा बताइए कि एक तो दांतों के टेढ़े वगैरह होने का होता है, और कौन सी कॉमन डिजीजेज हैं जो आपको डेली बेसिस पे आप फेस करते हैं, जिन डिजीज के साथ आते हैं लोग? कोई भी फील्ड हो मेडिसिन का तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है फंक्शन, फिर हेल्थ और फिर एस्थेसिस। यस। ये तीनों चीज़ों का डेंटिस्ट्री में थोड़ा सा एस्थेसिस ओवरवेट इसलिए कर जाता है कि देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बाकी दोनों चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, फंक्शन और उसका हेल्थ। हाँ, डेफिनेटली। तो उसके लिए तो हमारी ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करते हैं या कम्युनिटी में मिलती हैं, उसमें एक है कि दांतों के अंदर कीड़ा बहुत लगता है। वी कॉल इट केरीज, कि दांतों में कीड़ा लग गया है। वो कीड़ा अगर साफ़ ना किया जाए दांत को खा जाता है, फिर वो अंदर से पल्पाइटस। सर इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इतना कोई कॉमन है कीड़ा लगना, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के लाइक आप देख लें दूध के दांत, उनमें भी कीड़ा लगा हुआ है। बहुत बड़े बड़े जो हो गए मेच्योर दांत हो गए, उनमें भी लगना शुरू हो गया। तो इसके रीजंस क्या हैं, ये क्यों लगता है? जी, मैं यूजुअली ना चीज़ों को इनको हम जब साइंटिफिकली देखते हैं तो उसके 2 या 3 बड़े हमें इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। एक है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, एक है इंट्रिंसिक फैक्टर्स, और बाज़ का तो विद पैसेज ऑफ टाइम एजिंग जो होना होता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ये है कि हम खाना वगैरह क्या खा रहे हैं। आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा कल्चर, हमारा यूरोपियन कल्चर बड़ी तेज़ी से हमारे यहाँ आया है। बिल्कुल। हमने रॉ फूड और चीज़ें लेना छोड़ दी हैं। गाजरें, मूलियाँ जो कच्ची खाते थे, सैलड भी अब हम बड़ा प्रोसेस्ड और वो उसी तरह। और बेकरी की चीज़ें, बेकरी के साथ सोडा वाटर, कॉफ़ी, टी, अब ऑल दीज थिंग दे कंटेन सम काइंड ऑफ डाइस। और ये इसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम पीते हैं कोलास पीते हैं, दे आर हाईली एसिडिक। अब वो क्या करते हैं कि आपके दांतों के ऊपर इरोजन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह कई चीज़ें जो हैं वो स्वीट, जब हम बहुत ज़्यादा बच्चों को अक्सर देखते हैं मना करते हैं आप स्वीट्स ना खाओ। बिल्कुल, स्वीट जब वो फंसता है ना, वो स्टिकी भी हो तो वो चिपक जाता है। एंड इट इज़ वेरी ईजी फॉर द बैक्टीरिया कि वो इसको जो है यूज़ करें और मल्टीप्लाई करें। नहीं, बैक्टीरिया की ये फेवरेट फूड है स्वीट, या मतलब क्या रिलेशन है? कि देखिए खुराक तो कोई भी फंस सकती है। आप लाइक स्पाइसी चीजें खा रहे हैं, फंस तो हो भी सकती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली क्यों कहा जाता है कि भी मीठा खाओगे तो कीड़ा लगेगा? तो उसको बहुत पसंद है या क्या इसका फैक्टर है? इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? इसके ये होता है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो आमतौर पे जो मीठा है वो स्टिकी फॉर्म में बच्चों के लिए आता है, मसलन टॉफ़ी, चॉकलेट। आप देखिए स्टिक कर जाता है दांतों के दरमियान। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि जो आपने खाया और वो बहुत कम फंसा। एक तो इसकी स्टिकीनेस। दूसरा स्वीट में जो होता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द आप कह रहे हैं न्यूट्रिशन, वो है ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज जो सिंपलेस्ट फॉर्म या फ्रक्टोज होगा, उसको बैक्टीरिया को प्रोसेस करने की, उस खुराक को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लें कि आपको पैसे हाथ में दिए, बना बनाया मिल गया उसको। उसमें थोड़ी सी इग्नोरेंस रह जाएगी तो बैक्टीरिया देन दे उनके लिए आसान होता है इसको यूज़ करना, वहाँ मल्टीप्लाई करना। ठीक हो गया। तो इसमें हमें ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। हाँ, पहला स्टेप ये है कि हमें ऐसे फैक्टर्स खाने में एहतियात करें। पीने में भी जो मैंने जिक्र किया कि हम बात कर टोबैको, स्मोकिंग, दीज आर द थिंग्स जो आपके दांतों में तीनों चीज़ें करती हैं। जिंजिवाइटिस, मसूड़ों के गम्स की ब्लीडिंग, मैले दांत भी करती हैं, और फिर इनकी वजह से प्लेक वगैरह लगता है और कीड़ा भी लगता है। और इन सब के साथ अगर हम गौर से देखें,
अगर ये फ़र्ज़ करें सब कुछ बच्चा ले रहा है या हम ले रहे हैं, इसके बाद अगर हम ब्रश प्रॉपर कर लें, ऑरल हाइजीन का जैसे आपने जिक्र किया, जी बिल्कुल, तो ऑरल हाइजीन अगर प्रॉपर हो तो आप ये सब कुछ यू कैन कॉम्बैट विद दिस। लेकिन हो जाता है मैनेज? जी, असल में बात यही होती है कि ऑरल हाइजीन, हमारी लाइफ इज़ सो हेक्टिक, यू नो, कि वी वेयर एवर वी गो, आपको खाने को तो सब कुछ भी आता है, यू डोंट हैव ब्रश विद यू एनीवेयर। तो इसके लिए फिर ये थोड़ा सा होता है कि, और दूसरा मैंने कहा कि हमारे यहाँ खाने ऐसे आते हैं जिनके अंदर ज़्यादातर प्रोसेस या बेक्ड हैं, हाँ जी, तो वो फिर उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ऑरल हाइजीन मेंटेन हो, कम से कम सुबह शाम ब्रश रहे, एंड ब्रशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेंटल फ्लॉस, हाउ टू यूज़, वेयर टू यूज़, हमने कब इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, इसी तरह हमने टूथपिक कहाँ इस्तेमाल करनी है। अगर हमें ऑरल हाइजीन की बेसिक उसकी फ़िलासफ़ी और उसका मेथड समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है केरीज, कीड़ा लगना बहुत कम हो सकता है। लेकिन कुछ इसमें और वजूहात भी हैं। हमने देखा खाने की वजूहात का हमने जिक्र किया, लेकिन कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ पानी जो पीने का है ना, इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा देहात में भी काम किया, लाहौर की परिफेरी में, तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल फजला है वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है, और वो सीवरेज जो है ना वो बाज़ जगहों पे पीने वाले पानी के साथ नीचे चल जाता है। आपको पता है हमारे यहाँ हैंड पंप होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने ख़ास तौर पे ये देखा है कि ये जो लाहौर के इर्द मांगा मंडी, ये काना वगैरह, यहाँ जो है ना दांतों के ऊपर एक ख़ास डिजीज़ होती है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा या अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। उसमें होता है, उसमें ये होता है कि जब ऐसे आप पानी पीते हैं तो वो दांतों की फॉर्मेशन नहीं ठीक होने देते। अब बच्चे जैसे ही ग्रो होना शुरू करते हैं तो उनके दांतों के ऊपर से वाइट जो इनेमल है वो भरना शुरू हो जाता है। और एज सुन एज दे ग्रो, दे रीच द एज ऑफ 16 और 18, तो दांत ऊपर से जो है वो टूट के पीले और अजीब भद्दे से हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये इशू उनका स्टार्ट हो गया हुआ है? लेकिन क्या येलोइश होना स्टार्ट हो जाएंगे, या कीड़ा तो इतना जल्दी नहीं लगता ना, टाइम लेता है, उसके बाद आपको पता चलेगा भी कीड़ा लग चुका हुआ है, उससे पहले का प्रोसेस क्या होगा? ये होता है, एक तो उस एरिया से हम पहचान लेते हैं कि आप कहाँ से हो, तो पता चल जाता है। दूसरा ये है कि वो जनरलाइज्ड हो रहा होता है, एक तो दांतों पे नहीं होता, वो आप देखते हैं तो आपको सारे दांतों पे कुछ ना कुछ निशानात पहले नज़र आते हैं, बाद में दांत ऊपर से, दांतों के ऊपर वाली सरफेस को हम इनेमल कहते हैं, ठीक है, वो गिरना शुरू कर देती है। अच्छा, तो वो इस जनरलाइज सब दांतों पे हो रहा है, तो इट मीन देयर इज समथिंग जिसने सिस्टेमिकली इस तरह अफेक्ट किया पूरा है का पूरा ही, क्योंकि अगर कीड़ा लगता है या कुछ एक स्पेसिफिक इशू होता है तो वो एक को टारगेट करता है, जब ओवरऑल को टारगेट कर रहा है दैट्स मीन कोई सिस्टमैटिक इशू आना शुरू हो गया। अब इसमें ये होता है कि इनेमल जो हमारे दांतों के ऊपर वाली लेयर है ना, ये इस कहते हैं नेक्स्ट टू डायमंड हार्डनेस में, ठीक है, जो डायमंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, तो नेक्स्ट टू इज़ इनेमल। अल्लाह पाक ने इसको इतना महफूज बनाया है, लेकिन इसके अंदर भी अगर खाना फंसता रहे, होता क्या है कि अगर आपका जब खाना मुसलसल फंसता है तो खाने को जो भी पार्टिकल्स होगा, प्रोटीन्स होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या फैट्स होंगे, जब वो सिंप्लीफाई करते हैं तो यूजुअली उनमें से ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों में से ग्लूकोज होता है। जी बिल्कुल। अब ये जब एक जगह पे बार बार होता है, वहाँ बैक्टीरिया समझ लें उसकी खुराक ये है, और वो जब वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी शुरू होता है तो बैक्टीरिया देन दे प्रोड्यूस एसिड इन दिस प्रोसेस, और वो एसिड जो है ना वो दांत की उस सरफेस पे लग लग के वहाँ पोर बना देता है। और जब ये पोर बन जाता है तो द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द बॉडी बिकम पोरस। अब यहाँ से बैक्टीरिया दे फाइंड देयर गेट वे, अपना रास्ता मिल जाता है, और वहाँ से वो अंदर जाके उसको खाना शुरू कर देते हैं, एंड देन दे एंटर द टूथ। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि वो एक दांत को जिसको कीड़ा लग चुका हुआ है तो उसको निकलवा लेना चाहिए या उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ ना लिटरली बहुत इस चीज़ से डरते हैं, हमारे जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि दांतों को हिलाएं नहीं, अगर आप इस तरह का कोई प्रोसीजर कराएंगे ना तो ये बहुत कॉमन एक बात है कि भी दांत हिल जाएंगे तो बाकी भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप जानती हैं हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो विदाउट एनी रियलिटी और उसके एक मिथ लाइक मिथोलॉजी एवरीवेयर, लेकिन उसकी हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। देखें हमारी जो डेंटिस्ट्री में जैसे ऑल ब्रांचेज ऑफ द मेडिसिन, सबसे पहले कोशिश ये की जाती है किसी तरह से डिजीज़ होने को रोका जाए। अगर पानी में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो ना दी जाए, अगर फ्लोराइड की कमी है वो पूरी की जाए, ये तो पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप है कि हो गई डिजीज़, अब उस डिजीज़ को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और हम कहते हैं कि उसका जो डैमेज है ना फंक्शन तक ना जाए। जी, और डेंटिस्ट्री में बड़ी इस बात की इंपॉर्टेंस दी गई है कि अगर आपका कहीं केरीज हुआ है उसको साफ़ किया जाए, तो टूथ कलर्ड फिलिंग ऐसी आई हैं जो करने के बाद पता ही नहीं चलता। हाँ जी। तो रेस्टोरेशन ऑफ द एस्थेसिस एंड रेस्टोरेशन ऑफ द फंक्शन, क्या आपने अगर मुनासिब वक्त में पकड़ लिया है तो आपने दोनों चीज़ें रिस्टोर कर ली, तो कहते हैं ना द डे इज सेव्ड। लेकिन अगर इससे आगे चला जाए, आप छोड़े रखें, तो फिर वो क्या करता है, वो
पल्प तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। और फिर वो पल्पाइटिस शुरू हो जाता है, जिसका ट्रीटमेंट फिर आरसीटी है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी पेनफुल नहीं है, लेकिन वो लोगों के हमारे यहाँ फिर मैं कहूँगा कि डेंटिस्ट के अपने अपने एटीट्यूड्स ने ना कुछ, बाज़ डेंटिस्ट को ज़रा सख्त तबीयत के होते हैं, वो बाज़ का ऐसी जल्दी भी काम कर लेते हैं, अभी एनेस्थीसिया का इफेक्ट पूरा नहीं हुआ, तो वो फिर पेशेंट्स डेंटिस्ट्री से थोड़ा सा डरने लग पड़े। इसके अलावा दर्द तो बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है एक टाइम के लिए, ताकि रोज का दर्द बर्दाश्त करने से अच्छा एक टाइम बर्दाश्त कर लो। बड़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं। नहीं मतलब लाइक लिटरली बहुत एक्सपेंसिव, इसकी क्या वजह है? डेंटिस्ट्री वैसे तो सारी दुनिया में एक्सपेंसिव थी, आज से कोई 10-15 साल तक हम समझते थे कि पाकिस्तान में कंपैरेटिवली, मुझे याद है मेरे बहुत सारे पेशेंट यूरोप अमेरिका से आते थे, वो यहाँ से ट्रीटमेंट मुझसे करवा के वो ये कहा करते थे, यार हम आए हैं, हमने सारा कुछ नॉर्दर्न एरियाज भी घूम लिए हैं, तुम्हें पैसे भी दे दिए हैं, लेकिन फिर भी हम बड़े सस्ते रहे। अच्छा। वहाँ इतना महंगा है। लेकिन स्लोली ये अब जो है ना, इसका जो ये कॉन्सेप्ट था वो यहाँ अब तो पाकिस्तान में भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। पाकिस्तान में बहुत महंगा। इसकी कुछ वजूहात ये हैं कि इसके अंदर एक बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लाइक डेंटिस्ट का जो मटेरियल है, मुझे पता है कि वो भी पिछले 10 साल में कोई अगर 15 फोल्ड बढ़ गया, महंगा हो। इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, जो हम फिलिंग के लिए या वॉश करने के लिए या कुछ भी, वो दूसरा डेंटिस्ट्री का आप अगर सेटअप देखें तो इट्स नॉट लाइक, ये तो है बड़ा महंगा सेटअप है। तो सारा कुछ अगर रखा इकट्ठा किया जाए तो जो लगता है कि डेंटिस्ट इज अर्निंग अ गुड मनी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एग्जैक्टली। एंड दैट्स वाई प्रॉब्ली आप अमेरिका वगैरह में जो था डेंटिस्ट का कॉन्सेप्ट कि आप डॉक्टर को डेंटिस्ट नहीं कहा, डॉक्टर की आप माइंड कर जाते थे। तो यहाँ भी अब वो ये है कि पैसा बिकॉज बिकम्स आप कहने के क्राइटेरियन, तो शायद इसलिए। हाँ, लेकिन फिर भी ये है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स ने ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं और कई खैराती इदारे भी हैं जहाँ के ये काम किया जाता है। तो मैं आगे भी ये कहा करता हूँ कि अगर एक चीज़ आप अफोर्ड नहीं करते तो आप अपने डेंटिस्ट को मुंह पे कहें कि मैं ये अफोर्ड नहीं करता, मुझे दूसरा कोई तरीका बताएं। और यूजुअली ये भी होता है कि वो एक स्टैंडर्ड जो है ना हमारे यहाँ, आप कह रहे हैं, उसमें जाके लोग थोड़ा शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये भी है रीज़न। और ऊपर से पता भी नहीं होता ना कि भाई मैं ऐसे कह दूं, आगे से मुझे किस तरह का जवाब मिलता है। हालांकि उनको वाकई में नहीं आइडिया होता है कि भाई एटलीस्ट वो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स ही बता देना, वो भी आपके लिए यूजफुल हो सकती है। देयर आर डिफरेंट वेज। पेशेंट कम्स टू मी एंड दे टाइम्स मुझे कहते हैं कि जी हम नहीं ये अफोर्ड करते, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि आप फलां जगह चले जाएं, वहाँ आपको हो सकता है थोड़ी बॉदरेशन हो, बल्कि उसका तरीका भी समझा देता हूँ कि आप वहाँ जाके करवा लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके यहाँ डिस्काउंट नहीं होता कोई भी? लेकिन रेफर कर देते इधर चले जाएं। नहीं, पर्सनली मेरी बात करेंगे एज ए कम्युनिटी, मेरी जो लोग मुझे जानते हैं, शायद ही लाहौर में कोई ऐसा क्लिनिक हो जहाँ ये लिखा हो मुस्तकीन का इलाज फ्री होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो द पीपल हु नो मी, लेकिन मैं अपनी बात, आप ना मेरी कह रही, जनरल डेंटिस्ट्री की कह रही, तो इट्स वेरी कॉस्टली एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि इसका जो है बहुत सारे लोग जो हैं, ख़ासतौर पे जब डेंटल हमें प्रोस्थेसिस में जाना पड़ता है, फिक्स दांत लगवाना वगैरह या ऑर्थोडोंटिक अलायंस, तो वो लाखों में जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए कि जो हमारे पास ये भी बहुत अब कॉमन है, कीड़ा लगने के साथ साथ गम ब्लीडिंग, ब्लीड बहुत होते हैं, तो उसकी क्या रीज़न? उसकी भी ये हाइजीन की वजह से है, पुअर फूड, और ये आप कह लें कि आपका पानी अच्छा नहीं है, वही रीजंस हैं, या इसके कोई और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हैं? कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स तो हम आलमोस्ट अगर चाहें तो सेम भी कर सकते हैं कि फूड टाइप हम क्या ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी थोड़ी सी प्रायोरिटी बदल जाती है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ब्लीडिंग गम्स या दांतों के मसूड़ों का सूज जाना, या जिसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं अपनी टर्म में, ये सबसे बड़ी बात इसका जो है वो, इसका आप कह लें कि नेग्लिजेंस ऑफ द ओरल हाइजीन। हाँ जी बिल्कुल। आप इसका डायरेक्टली लिंक्ड है विद द ओरल हाइजीन। और मसूड़ा जो है उसके इर्द गिर्द अगर खाना फंसता रहे तो वो बाद में मसूड़े और दांतों के दरमियान इकट्ठा होकर प्लेक बनाता है। एंड प्लेक इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ जिंजिवाइटिस। और भी कॉजेज हैं, तो इसका मतलब है सबसे बड़ी वजह खाना, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, तो वो चीज़ें तो हैं। आप किस तरह का खाना ले रहे हैं फिर वही आ जाएगा, अगर आप स्वीट ज़्यादा ले रहे हैं फंसेगा। हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन इसके साथ अगर आप ब्रशिंग सुबह शाम करते रहें तो इसे आप मिनिमाइज कर सकते। इसमें ब्रशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर अब ना बेसिकली ये है कि देखें, वाकई में खाने को तो हम रोक नहीं सकते हैं, मतलब कितना कोई ट्राई कर लें, कब बंदा खा ही लेता है। और मैं सेल्फ अगर कहें ना, हम बहुत ट्राई करते हैं कि रात के वक्त ना खाएं, कोशिश करें, लेकिन नहीं होता है। अब खाना तो हमने खा लिया है, ये चीज़ें तो नहीं हो सकती भाई, हम ड्रिंक्स भी पी रहे हैं ये वो, लेकिन हमारे पास दूसरा वे
है उसको जो उनसे ना क्लीन आउट करने का आप कह लें या उसको मेंटेन करने का कि अभी हमने कर लिया, अब हम क्या करें, तो वो सेकंड में मेरे ख्याल से ब्रशिंग ही आ जाता है। तो उसके आप प्लीज़ बता दीजिए कि किस तरह से हमें ब्रशिंग करनी चाहिए और किस टाइम पे करनी चाहिए। मोस्टली रात का टाइम बताया जाता है, लेकिन अब हमने जो है ना सुबह के टाइम भी कंपलसरी किया जाता है, पूरी रात आप मुंह बंद करके सोते हैं, सुबह काफ़ी स्मेली भी होता है इस तरह से करके ना। तो ब्रशिंग टाइमिंग्स आप बता दें और दूसरे के किस तरह से हमें करना चाहिए, ताकि वो अब जो हमने खा लिया वो तो हमने खा लिया, अब हमने उसको कैसे लेके चलना है। जी, इसको जब वो फैक्टर जिनकी बाहर के यानी खाने और पीने की वजह से जब दांतों में मसूड़ों में जिंजिवाइटिस होता है, उसमें ये ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रशिंग की टेक्निक आमतौर पे ये समझ लें कि हमें एक तो है कि मीडियम या सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए। ठीक है। बाद लोग समझते हैं हार्ड ब्रश लेंगे, ज़रा जोर से मारेंगे। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ क्या होता है, दांतों में इरोजन शुरू हो जाती है और तो मसूड़े जो हैं ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। सर वो जो हार्ड ब्रश है ना वो फिर बनाए क्यों गए हैं? असल में ये होता है कि एक डिफरेंट ऑप्शन दी जाती हैं हर वक्त में। एट टाइम्स बाज़ दांतों पे ऐसे स्टेन लगे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पान खाते हैं लोग या स्मोकिंग कर लेते हैं, तो उनको हम बाज़ का कुछ वक्त के लिए हार्ड ब्रश एडवाइस कर देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये इट्स लाइक का मेडिसिन कि जैसे आपने कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाया और ठीक हो गए तो आप नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। तो फिर जो नॉर्मल एवरेज स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो है फ्रॉम सॉफ्ट टू मीडियम ब्रश। ओके। उसका ये आपको होता है, देन आप उसके रख के ना अपने मसूड़ों की तरफ उसको 45 डिग्री एंगल पे मोड़ लें। अगर आप ऊपर के दांतों की तरफ है तो आप उसे ब्रश को थोड़ा सा ऊपर कर लें, अगर नीचे के दांतों की तरफ है थोड़ा नीचे कर लें, देन जेंटली प्रेस करें और आप उसको 2 मूवमेंट से इधर आप उसे रोटेट करना शुरू कर दें या फिर आप ऊपर से नीचे लाएं। ठीक है। अब नाउ कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर गम्स। खाना फंसेगा तो मसूड़ों पे। हम लोग तो ये करते हैं हॉरिजॉन्टल। ऐसे नहीं करना? नहीं, ऐसे नहीं करना। ऐसे करना है? ऐसे, या आपने ऊपर से देखें सर्कुलर। जी, मैं यही कह रहा हूँ, जहन में रखें कि मसूड़े दांतों के ऊपर वाले हिस्से में हैं। जी बिल्कुल। तो आपने ब्रश यूँ ले जाना है कि वो खाना लेके नीचे आए। अगर आप बिल्कुल यूँ करेंगे तो वो नीचे से ऊपर भी आएगा, ऊपर से नीचे भी। तो इट्स लाइक गोइंग अराउंड द गम्स एंड देन कम। तो इसके लिए ये जो है ना सर्कुलर मोशन, या फिर आप ऊपर जाएं और नीचे आएं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। और इसको आप ये कहते हैं कि एक जगह पे अगर रखें तो 3 से 4 बार आपके दांत कवर हो जाते हैं। तो 16 to 20 स्ट्रोक्स थे। ओके। इसी तरह आप अगर अपर हम आर्च को ले लें तो उसमें हम 4 जगह पे करें तो बाहर वाला सेगमेंट पूरा। इसी तरह हम अंदर वाले सेगमेंट को करेंगे, फिर हम नीचे आएंगे तो नीचे भी दोनों सेगमेंट्स को, उसके बाद जो खाना है। अच्छा, इट्स लुक वेरी लेंथी बट व्हेन एग्जैक्टली मैं यही सोच रही हूँ, मतलब इतना टाइम होता है, हम फिर भी इतने कोई इस चीज को इग्नोर करते हैं कि हम तो 5 सेकंड 10 सेकंड लगाते हैं बस करो और निकलो इस तरह से। इसके ऊपर तो काफी टाइम लग जाएगा। हाँ, दूसरा ये होता है कि जब आप एक चीज की प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसको आपको आदत और उसका टेक्निक समझ आ जाए, फिर आप काफी जल्दी वो काम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद दांतों का वो हिस्सा जहाँ से हम खाना चबाते हैं, इसे हम एक्लूजल सरफेस कहते हैं, वहाँ कीड़ा बहुत ज्यादा लगता है। दूसरा लगता है इंटरडेंटल खानों के दो दांतों के दरमियान जगह। ठीक है। तो हम इंटरडेंटल पे हमारी तवज्जो काफी है, हम टूथपिक भी यूज करते हैं, डेंटल फ्लॉस भी यूज करते हैं, लेकिन एक्लूजल सरफेस को हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। तो आप उसको भी साफ करें और फिर एट द एंड आपने अपनी जुबान साफ करनी है, अपना तालू पैलेट साफ करना है, खाना वहाँ भी लगा। तो जुबान भी वो सीधे ब्रश से ही साफ करनी है और सर्कुलर वे में करनी है? सॉफ्ट ब्रश है, उसके लिए आप जुबान को जरा सा थोड़ा सा बाहर जुबान को ब्रश जहाँ तक आपका जाता है उसे अच्छी तरह करें। इसमें ये होता है जो आपने देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर बैड स्मेथ या हैलिटोसिस हम इसे कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसकी वजह ये होती है कि जब प्लेक छोटा छोटा जमा हो जाता है ना खाने के ज़र्रात, और वो जब सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाए, असल में ब्रेथ ये उसकी वजह से आना शुरू। अच्छा, ये जो हमारे मुंह से बदबू आ रही होती है बेसिकली वो दांतों से नहीं, वो आपकी जुबान और मुंह से आ रही होती है? नहीं, दांतों में से ज्यादा होता है। दांत और गम्स जहाँ मिलते हैं ना, हाँ जी, वो जगह पे गम्स दांतों के साथ पूरी तरह अटैच नहीं होते, इसको हम कहते हैं फ्री जिंजाइवा। ये यूजुअली 0.5 mm सिर्फ जगह होती है, लेकिन यहाँ जब खाना फंस जाता है इट बिकम्स कंसील्ड, नजर नहीं आता। और वहाँ जब हमने दांत साफ किए, अपना देखा दांत साफ है, अब हमें नहीं पता वो अंदर जा चुका है। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि ब्रश का मुंह अगर ऊपर वाला जा है तो ऊपर करें, नीचे वाला जा है तो नीचे करें, ताकि वो सल्कस के अंदर जाके खाना निकाले। ओके। तो इसके बाद अगर वो प्लेक डिपोजिशन नहीं होगी तो आपका कह लें कि बैड स्मेल नहीं होगी या बहुत कम होगी। बैड स्मेल की कुछ और वजह भी हो जाती है, जैसे आजकल आपने कहा रमज़ान में भी बैड स्मेल। हाँ जी बिल्कुल। जब आपका मुंह ड्राई रहता है तो जो सलाइवा का रोल क्या है, मुंह को वॉश करता जाता है, वॉश करता जाता है, लाइक आप पानी से कुछ साफ कर रहे हैं। अब रमज़ान के महीने में क्योंकि मुँह में सलाइवा ही कम आता है, तो फिर इस वजह से वो एक बैड स्मेल थोड़ी सी फील होती है। तो इसका कोई अल्टरनेट? बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी। देखें,
हजूर सल्लल्लाहु ने कहा कि मसवाक को मैं कहता हूँ कि उस ज़माने का ब्रश था। डोंट कंपेयर मसवाक एंड ब्रश। अगर उस ज़माने में ब्रश होता तो हजूर शायद मसवाक को ब्रश को पसंद करते। हाँ। तो आपने हर नमाज से पहले जो था ब्रश का एडवाइस किया, और यहाँ तक कह दिया मुझे अपनी उम्मत पे ये मशक्क़त का ख़तरा ना होता तो मैं फ़र्ज़ कर देता कि हर नमाज से पहले मिसवाक करो, या मैं इन अदर वर्ड हर नमाज से पहले ब्रश करो। ग्रेट, ठीक है ना। तो रोज़े में भी जो मिसवाक करना है ना वो सुन्नत है। ठीक हो गया। आप इवन विद रोज़ा आप मिसवाक कर सकते हैं। और जैसे हमने आजकल 3-4 प्रोसीजर में हज़रत अबू हुरैरा से एक हदीस मरवी है कि फरमाते हैं कि जब से मैंने हजूर को देखा, मेरा ये तरीका था कि मैं रात को सोने से पहले मिसवाक करता था, उठते साथ मिसवाक करता था, हर खाने के बाद करता था। आपने एक चीज़ की तरफ पॉइंट किया, हम सो के उठते हैं तो यूजुअली डेंटिस्ट कहते हैं खाने के बाद करें। हाँ, इट्स नॉट कंपल्सरी। ये कोई ऐसा नहीं, खाने के बाद हम इसलिए कहते हैं कि जो खाने के जर्रे फंसे हुए हैं वो निकल जाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप सुबह आपका मुंह आप फील नहीं अच्छा कर रहे हो, आपका नहीं मैंने पहले चाय पीनी है। यू कैन गो फॉर ब्रशिंग, यू कैन डू इट बिफोर इवन मील्स और आफ्टर मील्स भी कर लें। तो वो डेंटिस्ट इसलिए समझाना ये चाहते होते हैं कि खाना खाने के बाद। लेकिन ये भी जहन में रखें कि आमतौर पे हमारे पास 12 घंटे का तो टाइम है। हाँ जी, बिल्कुल। इतनी जल्दी नहीं होता कि कोई चीज़ गई है उसने जाके वो एरोजन कर दी। इट टेक्स टाइम उसको हम इससे पहले कि वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जाए खाना, हमें साफ़ कर दें। साफ कर दें, लाइक 12 घंटे में अगर कर लेते हैं तब भी चांसेस है कि भी आपको नहीं खराब हो सकता। लेकिन अगर आप उसको डिले करते जाएंगे, इग्नोर करते जाएंगे तो डेफिनेटली वो उस चीज़ की तरफ इसलिए इतना जोर देते हैं ताकि खाना जब फंसा है तो वो ज़्यादा डीप जाए ही ना। ठीक हो गया। आप कम मेहनत करनी पड़े। आपकी टेक्निक डेंटल फ्लॉस है, जहाँ दांतों में थोड़ा सा स्पेस है, धागा जा सकता है, वहाँ डेंटल फ्लॉस यूज़ करके। ये ऐसे है जैसे गोश्त खाया है आपने। अब वो गोश्त के जो जर्रे हैं वो बाज़ का ब्रश के साथ नीचे फंसे होते हैं, एंड देयर इज स्पेस, यू फील कि मैं यहाँ से धागा जाता है उसको लेके बाहर आ जाता है। इसी तरह देयर आर इंटर डेंटल ब्रशेस, उनके आगे सिर्फ एक टफ्ट लगी होती है, वो दांतों के दरमियान जाते हैं और निकाल देते हैं। इसी तरह आजकल इलेक्ट्रिकल ब्रश हैं, वो आप उसे दबाते हैं तो वो घूमना शुरू कर देते हैं बहुत तेज़ी से। वो दांतों के स्टेन लगे हों तो वो ब्रश बहुत इफेक्टिव हैं। अच्छा सर, ये वाले जो ब्रशेस आप बता रहे हैं ये तो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स के पास ही होंगे ना? नहीं, दे आर प्रेजेंट मार्केट। आप ये बड़े स्टोर्स पे जाएं कहीं भी, अच्छा मिल जाते हैं इजीली। मिल जाते हैं, हाँ। ओके, फिर एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पहले नहीं इतनी हुई, वो है वाटर पिक, पानी प्रेशर के साथ। उसके अलावा सर माउथ वॉश आजकल काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, तो क्या है कोई लिंक, क्या रिलेशन? माउथ वॉश इज़ लाइक अ मेडिसिन। ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन और एडवाइस पे ही लेना चाहिए। थोड़ा बहुत ले लें, कोई बात नहीं। यूजुअली हम ये समझते हैं कि अगर 1/3 ऑफ द मंथ आप करें, 2/3 ऑफ द मंथ ना करें, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिन होती हैं। इसके अंदर आपको पता है कि एंटी माइक्रोबियल क्लोरहेक्सिडीन है, स्टाइल पैराडिन है। ये वो चीज़ें हैं जो दांतों के लिए यकीनन बहुत अच्छा है कि आपके बैक्टीरिया को मारती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा है, मुंह साफ़ करती हैं, लेकिन इनके दांतों पे इफेक्ट भी हैं। इनके आपके दांतों पे आहिस्ता आहिस्ता पोरिंग भी करते हैं, स्टेन भी कर सकते हैं। सो कंटिन्यूस विद सेम टाइप ऑफ आप कह लें माउथ वॉश और पेस्ट। हम ये समझते हैं कि पेस्ट बदलते रहें। ठीक है, अच्छी पेस्ट इस्तेमाल करें, यूजुअली कंटेनिंग फ्लोराइड। फ्लोराइड को हम बहुत इसमें इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि फ्लोराइड जो है वो दांतों की बाहर वाली लेयर पे उसकी एक डिपोजिशन भी होती है। ठीक है। फ्लोराइड एंटी बैक्टीरियल रोल भी प्ले करता है, वो एंटी कैरियोजेनिक भी है, कीड़ा लगने से भी रोकता है। ठीक हो गया। तो इसलिए आमतौर पे जब पेस्ट ली जाए उसमें अगर फ्लोराइड हो बहुत अच्छा है। कितनी अमाउंट में स्पेसिफिक है? वो रिकमेंडेड होता है, वो मिलियंस में 1 पार्ट होता है। नहीं सर देखें, अब फ्लोराइड तकरीबन हर पेस्ट में होता है, लेकिन अब जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो मेरे ख्याल से उसकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट होती है कि इससे से ऊपर वाले यूज़ करें या इससे एवरेज रेंज है फ्लोराइड, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पेस्ट में डिफरेंट होते हैं फ्लोराइड के रेशो। बेहतरीन आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो है कि आप हमेशा जो है ना किसी एसोसिएशन से पास जो है ना इंटरनेशनल ब्रांड है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो यूज़ की होती है मेडिसिन वो हमेशा एक रेशो से ज़्यादा नहीं होता। अब लेकिन जैसे आपने कहा बाज़ जगह फ्लोराइड है, बाज़ जगह डबल फ्लोराइड। हाँ जी, बिल्कुल। अब व्हाट टू डू नाउ, द डेंटिस्ट विल डिसाइड कि आपके दांतों को डबल फ्लोराइड की ज़रूरत भी है कि नहीं है। बाज़ का जैसे प्रेगनेंट वीमेन को है, हम बाज़ का डबल फ्लोराइड वगैरह बंद करवा देते हैं, क्योंकि फ्लोराइड अगर थोड़ा बहुत भी इंजेक्शन हो तो बॉडी में आगे ही उसका लेवल बहुत कम होता है, वो पूरा होता है। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर्स के साथ उसके में इन टच कभी मतलब कंसल्ट कर लेना चाहिए, अपने लिए पूछ लेना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल है, हम वो यूज़ करें, लेकिन चेंज करते रहना चाहिए जी, सेम नहीं यूज़ करना चाहिए। इसलिए एक्सपोजर टू केमिकल्स। ठीक है, एंड कंटिन्यूस केमिकल्स ऑलवेज हैव सम साइड इफेक्ट्स। ओके,
तो बेहतर तो ये है कि अपने डॉक्टर से एक ही दफ़ा पूछ लें कि अगर मैं ये पेस्ट कभी बदलूं तो मैं फिर कौन सी करूं। exactly. डॉक्टर ने आपको दरअसल जब आप गए हैं ना, उसने आपके दांतों को देखना ज़रूरत किस चीज़ की है। हाँ जी। एट टाइम्स वो मैं आप कह दें कि आप ऐसे करें, आप कोई ऐसी चीज़ ले लें जो आपके दांतों की ब्लीडिंग कम करे, जिसमें कोई स्टिंजेंट चीज़ हो। अच्छा। लेकिन हो सकता है वो 3-4 माह के लिए हो, बाद में आपने ना करना हो। एग्जैक्टली तो ये भी है। लेकिन एक दफ़ा कह दिया, जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक दफ़ा डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी, तुम्हारा गला ख़राब है, ये करो, अगली दफ़ा सेल्फ मेडिकेशन खुद ही हम शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये तो बहुत कॉमन है, पाकिस्तानियों में तो बहुत कॉमन है ऐसे कर। इनफैक्ट ऐसे भी जो बच्चों को रिकमेंड होती है वो बड़े लेना शुरू कर देते हैं, एज गैप नहीं देखते, वो वेट्स नहीं देखते अपने, तो इस तरह से तो रिकमेंड आप ये कहते कंसल्ट कर लेना चाहिए उसके बाद, लेकिन चेंज कर लेना चाहिए। तो ये कितने टाइम के बाद चेंज कर लेना चाहिए? 6 मंथ्स इज़ अ वेरी, मतलब मैं समझता हूँ अच्छा पीरियड है। लेकिन मैं ये भी कह दूँ जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं ना, मैं अब नाम नहीं लेता बिकॉज वी आर नॉट एडवर्टाइजिंग, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन दे आर सेफ इवन इफ़ यू यूज देम ओवर द ईयर्स, डजंट मैटर। लेकिन मसला आता है जब ऐसे ब्रांचेस जो अभी इंटरनेशनली अप्रूव नहीं है, जिसमें कोई ऐसी चीज़ें हो सकता है जो ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके दांतों को नुकसान दे सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे बाज़ का हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग दांतों को साफ़ करने के लिए ब्लीच सुनते हैं, तो वो ब्लीच का खुद ही यूज़ करके दांतों पे अब दैट ब्रोमाइड पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर उसकी ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा यूज़ होगा तो वो दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इट शुड बी यूज अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है। तो बात चीज़ें तो हम खुद करते हैं क्योंकि ओरल हाइजीन का पार्ट है ना। हाँ जी बिल्कुल। हम रोज़ाना सुबह डेंटिस्ट के पास तो नहीं जाएंगे, वी शुड नो कि हमने क्या करना है। तो वो आप ठीक कह रही हैं कि हमें वो चीज़ें अपनी स्टैंडर्ड खुद बनाने हैं। हाँ जी। लेकिन कभी कभी जब हमें ज़रूरत हो डेंटिस्ट से मशवरा हो जाए, लिटरेचर तो कर लेना चाहिए। नहीं, डेंटिस्ट अगर सस्ते होते तो हम ज़रूर आते हैं, इतने महंगे होते लिटरली हम कहते हैं कि घर पे ही कर लें कुछ ना कुछ इस तरह से करके। सर जो बहुत कॉमन चीज़ सुनने में आई है वो ये है कि दांतों से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आते हैं, जितने भी पेशेंट्स आते हैं ना, उनमें मोस्ट कॉमन होता है कि उनमें डायबिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं। तो इनका क्या रिलेशन है, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ख्याल है कि इसकी क्या रीज़न है? देखिए 2 बड़ी रीज़न होती हैं। एक तो डायबिटीज़ के साथ ये होता है कि हमने देखा कि शुगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज और फैक्टर हमने अभी डिस्कस किया ना। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको पता है जब डायबिटिक पेशेंट होता है उसका शुगर लेवल बड़ा होता है, तो वो जो शुगर एक्स्ट्रा अवेलेबल होती है इन ब्लड, और गम्स वो जगह है जहाँ ब्लड जाके बिल्कुल तकरीबन आपके एक्सटीरियर एनवायरनमेंट दांतों के साथ मिल रहा होता है। तो आप समझ लें कि एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर इज़ देयर। दूसरी बात ये होती है कि ब्लड जो होती है ना वो नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हो जाती है शुगर में। ठीक है। अब आपका इसका मतलब है कि जो न्यूट्रिशन जानी चाहिए गम्स की तरफ और जो वेस्ट वहाँ से जाना चाहिए वो दोनों स्लो हो जाते हैं। ठीक है। अब ये 2 फैक्टर्स को इसको हम कहते हैं बाज़ के जो एंड आर्टरीज हैं वो अक्लूड कर जाती हैं। तो इसका मतलब है जो उनको हेल्थी सेल्स को न्यूट्रिशन जा रही थी वो भी कम है और न्यूट्रिशन से जो वेस्ट बाहर जा रहे थे वो भी स्लो हो गए। ठीक है। तो इसलिए आमतौर पे जो इन दोनों चीज़ों का इफेक्ट इकट्ठा करें तो मसूड़े भी इफेक्ट होते हैं और दांत भी उसके बाद इफेक्ट होते हैं। ठीक है। और इनकी वजह से पेरिडोंटल फाइबर्स जो हमारा जिसने दांतों को पकड़ा होता है वो भी कमज़ोर होता है। अच्छा। लेकिन यू नो डायबिटीज़ इज़ लाइक वेरी कॉमन नाउ। तो डायबिटीज़ को जैसे हम बाकी से इसको हम एक होली सोली इसकी वजह नहीं कह सकते, इट प्लेज अ रोल, लेकिन इट कैन बी नलीफाइड by your oral hygiene technique, by the control of your diabetes, कि आप अपना शुगर लेवल भी ठीक रखें, इसके अलावा आपने बाकी चीज़ें करें। देखिए ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, आप ये कह सकते हैं। डायबिटीज़ के अलावा और कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए बात यह है कि हमारा सिस्टेमिक जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं ना, जैसे आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके अलावा प्रेगनेंसी है, तो हमने देखा है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, ठीक है, इनके साथ भी जो है वो कुछ बैक्टीरियाइड्स या ऐसे बैक्टीरिया जो जिंजिवाइटिस करते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये से ख़ास टर्म भी यूज़ हुई है प्रेगनेंसी मास्क। जिस औरतों में प्रेगनेंसी हो यूजुअली आफ्टर 3 to 4 months उनके मास्क जो गम्स हैं बाज़ के तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाते हैं। अच्छा। और वो बेचारी औरतों को कह रहे होते तुम दांत नहीं साफ़ करती, तुम ये नहीं करती, हालांकि इट्स अ फिजियोलॉजिकल ड्यू टू द हायर प्रोजेस्टेरोन लेवल। ठीक है। इसी तरह ऐसी चीज़ें जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए। ठीक है। तो कुछ तो खैर बड़े स्वीयर नाम है जैसे एड्स है या कुछ और है, लेकिन कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी इन ऑल द थिंग्स। बाज़ का ख़वातीन बहुत ज़्यादा डाइट पे रहती हैं। हाँ जी। दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर डाइट, तो इम्यूनिटी उनकी कंप्रोमाइज रहती है। उस वजह से भी बाज़ का ये देखा है कि समझ नहीं आती कि दांतों पे क्यों ब्लीडिंग हो रही है, ब्लैक नहीं है कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारी बच्चियां कहती हैं हमारे दांतों से ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि वो इम्यूनिटी उनकी जो है वो कंप्रोमाइज हुई होती है। ओके।
इसके अलावा विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक सिंगल फैक्टर मुझसे आप पूछें कि जो बड़ा डायरेक्टली नज़र आता है तो विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी को फैक्टर के तौर पे कोलेजन फॉर्मेशन ना 2 हाइड्रोक्सिस एंजाइम होते हैं, उनके साथ इसकी कोलैबोरेशन है। अगर विटामिन सी कम हो तो कोलेजन जो फाइबर बनना है ना वो सही नहीं बनता। आपके जो दांत जुड़े होते हैं ना हड्डी और मसूड़ों से, हाँ वो फाइबर कमज़ोर हो जाते हैं। अब इसके बाद आप देखते हैं मसूड़े स्वेलिंग हुई होती है, उनसे एडिमेटिस हैं, ब्लड बड़ी जल्दी हाँ, आता है। इसको हम एक ख़ास नाम देते हैं स्कर्वी। अच्छा। तो ये जो स्कर्वी है ये जो है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की तो ये डॉक्टर्स को फ़ौरन रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है। इसके अलावा बाज़ मेडिकेशंस भी ऐसी हैं जैसे एपिलेप्टिक में दी जाती हैं, फेलेंटोइन सोडियम दिया जाता है, और ऐसे बच्चों को या बड़ों को जिनको एंटीसाइकोटिक थेरेपी पे हैं, जो किसी वजह से परेशान हुए हैं, वो भी अपनी ओरल हाइजीन, उनका मेडिसिन कुछ जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो इस मल्टीपल हाँ डेफिनेटली ये तो ऐसे ही होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी हमने देखा। अच्छा। हमने ये भी देखा कि इसमें इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है। ठीक है। विटामिन सी और उसके साथ थोड़ा सा डी का रोल भी जाहिर है। फिर मैं एग्जैक्टली ये पूछने लगी थी आपसे, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला कंसर्न जाता है ना वो विटामिन डी की तरफ जाता है, क्योंकि बोन्स का हम देखते हैं ना कंपेयर टू कैल्शियम विटामिन डी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो दांतों के बारे में इसका क्या है रोल? दांत इटसेल्फ तो दांत का ज़्यादा हिस्सा तो एक ही दफ़ा फॉर्मेशन, जो इनेमल है ना बाहर वाला, हाँ जी, दिस इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द, आप कह लें, वन ऑफ द पार्ट जो एक ही दफ़ा बनता है। इसलिए आपने देखा होगा दांत का ऊपर का हिस्सा किसी का टूट जाए वो दोबारा सारी उम्र रीजनरेट नहीं होता। exactly. लेकिन दांत के जो अंदर के सेल्स हैं, इसी तरह डेंटिन है, उसकी बहुत थोड़ी रीजनरेशन होती है। ठीक है। तो इसका जो है ना ज़्यादा ताल्लुक विटामिन डी का है, वो क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बोन को चाहिए। हाँ जी। तो सेकंड अगर हम देखें तो उसका जो निचला हिस्सा है हड्डी के साथ वो जुड़ा होता है फाइबर्स के साथ। अगर हड्डी सेल्फ जो है अफेक्ट होना शुरू हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, हाँ जी, तो जाहिर है कि वो अटैचमेंट कमज़ोर हो जाएगी। डेफिनेटली। इसलिए जहाँ विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोलेजन फॉर्मेशन और उसकी स्ट्रक्चर में, विटामिन डी का बोन में, और फिर इन दोनों का एक दूसरे के साथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है वर्किंग में। अच्छा, तो इसलिए ऑल्दो विटामिन सी इज़ मोर कॉमन, लेकिन विटामिन डी अगर बॉडी को बाकी को अफेक्ट कर रही है, इसको भी अफेक्ट, इसको भी। एंड देन यू नो दिस, आपको फिजियोथेरेपी आपका फील्ड है, हाँ जी, आपको पता है TMJ के प्रॉब्लम। हाँ डेफिनेटली जी, बहुत ज़्यादा, बहुत कॉमन है। उसमें खास तौर पे एक खास डिजीज़ है मायोफेशियल स्केलिया, जो हमारा है डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हाँ जी। ये आपके आहिस्ते से क्या होता है कि अगर यहाँ बोन अच्छी नहीं है, आपकी विटामिन डी की कमी है, तो वन ऑफ द रीज़न कि आपके ये जो क्लिकिंग साउंड शुरू हो जाती हैं, स्ट्रेस आता है, और बाद में खाना मुश्किल हो जाता है, और इन द लेट एंड लॉक जा मुँह खोलते हैं पेशेंट बंद भी नहीं होता। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे मायोफेशियल पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम कहते हैं हम। बहुत सारी और वजहों में से इसकी एक बड़ी वजह ये है कि बोन की अपनी जो है स्ट्रक्चर वो जो है कमज़ोर हो जाती है। सर आप ये बताइए कि अब डेफिनेटली आप न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक चीज़ें बताइए कि किस तरह की खुराक खानी चाहिए दांतों से रिलेटेड, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आपने बताया कि हमने ये ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी है, ये नुकसानदेह हैं, हमने स्वीट्स वगैरह नहीं खानी, ये नुकसानदेह, ये चीज़ें थी जो नुकसान देती हैं। तो बेनिफिशियल क्या हैं जो दांतों को जाके बेनिफिट दें? स्पेसिफिक कोई डाइट आप प्लान तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, लेकिन स्पेसिफिक डाइट्स होती है ना, खुराक आप कह रहे हैं कि ये वाली सब्जी हो गया, या इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं जो बेनिफिशियल है हमारे दांतों के लिए। ये आपका सवाल इस सेंस में बहुत ही अच्छा है कि यूजुअली ना इसकी जो अभी हम जब इसका आंसर करेंगे तो लोगों को शायद इसका आइडिया भी ना हो, लेकिन दांतों की फॉर्मेशन हो जाती है माँ के पेट में शुरू। बिल्कुल। आपने देखा जब बच्चा पैदा होता है तो बाज़ बच्चों में दांत पैदाइश में भी होता है, हाँ, इसे हम कहते हैं न्यूनेटल टूथ। बिल्कुल। इसका मतलब है दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो तो माँ के पेट में भी बन गया। इसलिए जब बच्चा माँ के पेट में है, वो एम्ब्रियो की स्टेज में है, उस वक्त माँ को अपनी खुराक का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। अगर वो अपनी बैलेंस डाइट नहीं लेगी तो जो उस वक्त दांतों के ऊपर, मैंने कहा ना, तो उसकी दो बड़ी लेयर डेंटिन और इनेमल, हाँ जी, वो उस वक्त बन रहे होते हैं। जब बच्चा माँ की पेट से बाहर आ जाता है तो आप समझ लें कि जो दूध के दांत हैं उनका ये हिस्सा बन चुका, बाद में उसकी रूट बनती है और दांत बाहर आ जाता है। ठीक हो गया। तो एक तो ये स्टेज है। सेकंड स्टेज यहाँ से लेके तो 9 साल तक, क्योंकि ये वो एज है जिसमें परमानेंट दांतों के बड्स जो हैं उसका क्राउन बनना शुरू करते हैं। अगेन अमीलोजेनेसिस शुरू होती है, दांतों की स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है। अब यहाँ अगर कोई डेफिशिएंसी, मिसाल के तौर पे फ्लोराइड कम है, हाँ जी, तो उसकी कमी की वजह से क्या होगा कि आपके दांत भुरभुरे होंगे,
अगर उसकी फॉर्मेशन में आपके बाकी कोई भी ऐसा फैक्टर जो उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो कम है, प्रोटीन आप नहीं सही ले रहे, तो दैट विल अफेक्ट लाइक ऑल अदर बॉडी, क्योंकि बेसिकली वो एक ग्रोइंग एज है ना, तो ग्रोइंग एज में आप जब नहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो फिर डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगी उस चीज को। इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि दांतों की अपीयरेंस से पहले दांत जब उगते हैं हमें नजर, उससे पहले दांत बन चुके होते हैं ऊपर वाला हिस्सा, दादा उससे पहले खाना का दांत कैसे मजबूत हो, वन पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज कि अब दांत आ गए हैं, हाउ टू अवॉइड दैम, कि इसमें कोई गल देखिए, हम एक थोड़ा सा अपना कल्चर थोड़ा सा रिवर्स करें, हम दोबारा से फ्रूट्स, हम दोबारा से सब्जियां, जैसे सैलड पहले हम लोग खाते थे ना, मूली काटी, खीरा काटा, पकड़ के खा लिया, अब हमने हर चीज़ को प्रोसेस कर दिया, और फिर हमने बेक्ड फूड, हम ऐसी चीज़ों में चले गए हैं। हमारा जो कल्चर है वो सारा का सारा वेस्ट से आ गया है, कोलाज, हाईली एसिडिक चीज़ें, अब उसके रिजल्ट्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। अब इन चीज़ों को एक दूसरा ये है कि लाइक ऑल अदर बॉडी पार्ट्स, टीथ नीड एक्सरसाइज। ट्रू। अब एक्सरसाइज कैसे था, जब हम ये चीज़ें खाते थे ना, हम गन्ना खाते थे, हम ये चीज़ें, दांतों की एक्सरसाइज होती थी, अब ये एक्सरसाइज बड़ी कम हो गई है, उनका स्टैमिना बिल्ड होता था इन शॉर्ट। जैसे जैसे आपकी सांस, जो पेरिडोंटल फाइबर्स, आपकी बोन जो होती थी मजबूत होती थी, आप उसको खाते थे मजबूत। डेफिनेटली मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे बड़े बड़े एजेड जितने भी लोग हैं ना, वो तो अखरोट दांतों से तोड़ लेते हैं, और आज अगर हम कुछ भी रबड़ का भी मुंह में लेते हैं तो दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये एक तो है कि थोड़ा सा हम इसको वापस लाएं। उसके बाद क्या नहीं लेना, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, टोबैको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ पान है, बहुत सारी मुसीबतों की वो बन जाता है वजह। ठीक है। द ओनली गुड फैक्टर एट टाइम के सुपारी खाने से, क्योंकि मजबूत होते हैं दांत, लेकिन सुपारी के साथ दांत ऊपर से उनकी एट्रिजन हो जाती है, छोटे हो जाते हैं। सुपारी में तो उसमें भी कैफीन होता है। कैफीन, और फिर पान कैन बी प्री कैंसरस। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ इसका दांतों के ऊपर जो वो लाल सस्टेन कर देता है। हाँ जी। स्मोकिंग इज बैड, एसिटिक एसिड वाली चीज़ें, लेमन जूसेस ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपके दांतों में पोर्स बना देंगे। इसी तरह आप कोशिश करें कि ये जो कोलास हैं ये हाईली एसिडिक हैं, इनको कम लें। ठीक है। और फिर अगर मैं फिर कहूँगा कि पानी का कम्युनिटी का ख्याल रखना चाहिए कि पानी में ज़्यादती ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीड वगैरह ज़्यादा ना हो। इन सब चीज़ों को करने के बाद ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, इसका बताइएगा कि आजकल बहुत यूज़ हो रही है, बहुत फैशन भी बन चुका है कॉफ़ी, तो इसका क्या रोल है? कॉफ़ी, टी, दे कंटेन, सबसे पहली बात तो ये है कि इनके अंदर निकोटीन होती है। बिल्कुल। अब निकोटीन लेयर्स जो है ना दांतों के अंदर, आपने देखा धब्बे बड़े लग जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द कॉजेज़। दूसरा ये है कि अगर इनका भी कंटिन्यूस यूज़ करें तो वो दांतों पे हल्के हल्के पोज आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसका कोई चाय का या वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है दांतों को, सिवाय इसके कि अगर वो लगता है आप दांतों से साफ़ करें। फिर सफाई के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं ना, कुछ सफाई है जो आप घर में कर सकते हैं, आपका ब्रश अवेलेबल, आपने कर लिया। कुछ चीज़ें हैं, हम कहते हैं प्लाक या स्टेन, हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जो घर में साफ़ नहीं होता, नहीं हो सकती। देन यू हैव टू गो टू डेंटिस्ट, वो आपकी स्कैनिंग कर देगा। 80% ऑफ द थिंग्स जस्ट वो से ठीक। अच्छा, इस चीज़ से भी लोग डरते हैं क्योंकि एक्चुअली ना उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दांत वॉश करवाना क्या है। डेंटिस्ट के पास जाके उनको लगता है कि हम प्रोसीजर करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ से बहुत डरते हैं, उनको होता है, लेकिन ये करवाना चाहिए। कितने टाइम में करवाना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि आपकी ओरल हाइजीन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 2 साल में या 3 साल बाद डेंटिस्ट को एक स्कैनिंग आपकी करनी पड़े। लेकिन आजकल क्योंकि लोग बहुत कॉन्शियस हैं, वो 6 माह बाद जा रहे हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दैट। ठीक है, आप कहते हैं कि एटलीस्ट 1 या 1.5 साल में आप जरूर जाएं, जाके अपनी सफाई सारा अपना ले कंसल्टेशन जरूर करवा लें और उसको वो ठीक करवा लें। ठीक होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत नाइस इन्फॉर्मेशन आपने दी। आपको इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे और नेक्स्ट किसी डिजीज़ के साथ दांतों से रिलेटेड या हम इसको फर्दर इस चीज़ को प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी नाज़रीन, ये थे हमारे पास डॉक्टर यूसुफ शाहिद जो कि एक सीनियर डेंटल सर्जन थे। उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, बहुत अच्छी नाइस इन्फॉर्मेशन दी है। काइंडली इसके ऊपर ज़रूर अमल कीजिएगा और साल में 1.5 साल में एक दफ़ा ज़रूर अपने डेंटल सर्जन को या डेंटिस्ट को जाके ज़रूर चेक करवाएं, कंसल्ट करें। जो जो चीज़ें हैं आपको रिक्वायर्ड, वो भी आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है बेसिकली। जिस तरह से खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, इस तरह से दांतों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों के आपने अमल करना है और इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके चलना है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम नेक्स्ट गेस्ट के साथ आते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।